इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 15 के बारे में और ये बताएगा लाइफ ऑन द अर्थ। इसमें हम लोग जानेंगे इकोलॉजी के बारे में, फिर इकोलॉजी का पार्ट होता है बायोम्स, उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में जैसे जानेंगे, जैसे कि कार्बन साइकिल, फिर हम लोगों का आएगा नाइट्रोजन साइकिल। तो इन सब के बारे में भी जानेंगे और हम लोग जानेंगे इकोसिस्टम के बारे में और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में। तो इसी बात पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ताकि आप ये जो चैप्टर है इसको आप समझ सको अच्छे से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, यहाँ तक कि डिकम्पोजर जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं, वो सारे चीज़ को जब हम लोग मिला देते हैं तो हम लोगों का बनता है बायोस्फीयर। ठीक है, तब हम लोगों का बनता है बायोस्फीयर। अब उसमें एक पार्ट आता है हाइड्रोस्फीयर का। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जो पानी वाला पार्ट है, जैसे कि समुद्र है, तो वो वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? जो ज़मीन वाला पार्ट है, जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं, अभी अगर हम लोग ज़मीन पे रह रहे हैं तो वो ज़मीन वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। और जो पानी वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। जो हवा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी यही है। अब जो बायोस्फीयर का कंपोनेंट्स है, जैसे कि अभी हम लोग बात किए कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग में आपका प्लांट्स भी आता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आता है। तो वो जो है, वो जो कंपोनेंट्स है, वो पानी के कारण, मॉइस्चर के कारण, सनलाइट के कारण, टेम्परेचर के कारण, तो इन सब चीज़ों के कारण ये सब जो है वो चेंज होता है। जैसे कि आप डेजर्ट में जाते हो, जब आप रेगिस्तान में जाते हो तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, तो वहाँ पे प्लांट का जो डेंसिटी है वो बहुत कम रहता है। एकदम खाली पड़ा, सूना पड़ा एरिया रहता है, वहाँ पे प्लांट नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचता है वहाँ पे प्लांट की मात्रा बहुत कम रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो इकोसिस्टम है, वो उनका जो कंपोनेंट्स है वो सब इन्फ्लुएंस होता है किससे? तो रेनफॉल से, मॉइस्चर से, टेम्परेचर से और सनलाइट से। मॉइस्चर का मतलब नमी, ठीक है, नमी से। तो ये था हम लोगों का बायोस्फीयर का थोड़ा सा एग्जाम्पल और बायोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा एक आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी या उसका बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग करा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी के बारे में। तो देखो, इकोलॉजी जो है दो वर्ड से बना हुआ है। पहला ओइकस यानी कि हाउस, और लॉजी यानी कि साइंस या स्टडी ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब इकोलॉजी का लिटरली मतलब होता है हाउस होल्ड, यानी कि घर, जिसका लोगों का जो घर रहता है वो। अब किसका घर? यहाँ पर प्लांट्स का घर, ह्यूमन बींग्स का घर, एनिमल्स का घर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर। ठीक है, तो अब जो इकोलॉजी है उसका अगर कोई स्टडी करता है तो वो क्या चीज़ का स्टडी करता है? तो वो स्टडी करता है बायोटिक यानी कि लाइफ फॉर्म्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि प्लांट्स, हम लोग, इंसान, एनिमल्स, और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जैसे कि नदी हो गया, हवा हो गया, लैंड हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों का जो इंटरेक्शन होता है, जैसे कि अगर हम लोग लैंड पे जा रहे हैं, चलते चलते हम लोग पानी में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इसका स्टडी करने वाले लोग जो है वो इकोलॉजी का स्टडी करते हैं और इसी को साइंस ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इकोलॉजी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक साइंटिफिक स्टडी जो कि इंटरेक्शन को देखता है ऑर्गेनिजम्स का, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन को देखता है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, और फिजिकल इन्वायरमेंट का देखता है ऑर्गेनिज्म के साथ। यानी कि जो अब जैसे कि आप देखो, जो यूएसए में रहते हैं वहाँ पे ठंडा पड़ता है, या यूरोप में जो रहते हैं वहाँ पे ठंडा पड़ता है, तो वहाँ लोग क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। अगर हम लोग देखें तो गर्मी में हम लोगों को उतना ठंडा नहीं पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं? गर्म कपड़े नहीं पहनते, बहुत कम पहनते हैं। हम लोगों का जो मतलब अपना इंडिया है, वहाँ पे 3 से 4 महीने का आपका ठंडा होता है, विंटर होता है। लेकिन यूरोप में 6 महीने का, 5 महीने का, ठीक है, यहाँ तक कि 7 महीने का भी ठंडा होता है। तो इस प्रकार से जो लोग हैं, जो इंसान है, जो एनिमल्स है, उसका इंटरेक्शन फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम लोग इकोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, अब इकोलॉजिकल सिस्टम क्या हुआ? तो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि यहाँ पर इंसान ले लेते हैं ऑर्गेनिजम्स में, या फिर प्लांट या फिर काव ले लेते हैं। ठीक है, काव का किसी भी एक एरिया में, ठीक है, किसी भी एक एरिया में, यहाँ तक कि कोई स्टेट या मध्य प्रदेश, या फिर आप इंडिया ले लो, या फिर आप ट्रॉपिकल एरिया ले लो, उस एरिया में जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जो एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि जो लैंड है, जो वाटर है, उससे जो इंटरेक्शन हो रहा है,
उससे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो एनर्जी फ्लोज के बारे में हम लोग जानेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल में, ठीक है। वो जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, यानी कि काव खाता है, फिर खाती है, घास खाती है, फिर उससे एनर्जी जाता है, फिर जो डिकम्पोजर्स है वो खाते हैं, यहाँ तक कि लायन खाते हैं। तो इस प्रकार से जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, जो मटेरियल साइकिल्स जो लैंड, वाटर और एयर पे हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, उसको हम लोग बोलेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। अब हैबिटेट क्या होता है? तो हैबिटेट यानी कि कोई भी एनिमल या कोई भी इंसान को रहने के लिए जितना भी फिजिकल और केमिकल फैक्टर चाहिए, उसका टोटलिटी यानी कि उसको ऐड अप करने के बाद जो चीज़ बनता है उसको बोलते हैं हैबिटेट। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान रह रहा है आपके घर में, आपने उसको बोला कि बस तुम खाली पानी पियोगे 7 दिन तक, तो उसके पास क्या है? बस पानी है, ठीक है, यानी कि बस वाटर है उसके पास। तो वो पानी पिएगा तो वो उसका जो हैबिटेट है वो क्या हो गया? वो इंसान और पानी, और कुछ नहीं है उसके पास, ठीक है। बस आपका हवा और जो बेसिक नेसेसरी आता है, जैसे कि हवा हो गया, आपको उसको जो सुसु करने दोगे या फिर जो भी होगा, तो वो सब चीज़ें जो है उसका बेसिक आपका नेसेसरी में आ गया, और वो जो है केमिकल और फिजिकल फैक्टर में आ गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग हैबिटेट, ठीक है। इस प्रकार से अब जो इंसान रहता है उसके पास तो बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि हम लोग अभी अगर खुले में रहते हैं तो हम लोगों के पास हवा है, पानी है, खाना है, ठीक है, इन्वायरमेंट है, हम लोग अगल बगल जा सकते हैं, तो ये सब हम लोगों का हो गया हैबिटेट। इसको टोटलिटी के साथ अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा हैबिटेट। और एक सिस्टम जो कि बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एबायोटिक यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि आपका जैसे हम बता चुके हैं लैंड वगैरह, ये सब का जो सिस्टम बनता है इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या होगा? किसी भी एक इंसान का हैबिटेट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर जो पढ़े इकोलॉजिकल सिस्टम्स बनेगा उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एक बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का बनता है उसको बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एक सिस्टम है जो कि पूरा फंक्शन करता है, ठीक है। वो क्या चीज़ का बना होता है? वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का बना होता है। बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बना हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम्स में जितने भी कंपोनेंट हैं सारा इंटर रिलेटेड है, यानी कि जो लैंड है वो पानी से जुड़ा हुआ होगा, पानी जो है इंसान से जुड़ा हुआ होगा, इंसान जो है फिर लैंड से जुड़ेगा, और इस प्रकार का एक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। अब अ, अब धरती कितना बड़ा है ना? धरती कितना बड़ा है? यहाँ तक आप पोल्स पे जाओगे, फिर आप इक्वेटर्स पे आओगे, फिर आप मैं यूरोप जाओगे, यहाँ पर ठंडा प्रदेश है, फिर आप अफ्रीका जाओगे, वहाँ पे गर्म है। तो इस प्रकार का जो अलग अलग जानवर और जो अलग अलग प्लांट्स, ये क्या करते हैं? ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंसान का ही आप लो तो यूरोप में ठंडा पड़ता है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा गर्मी कपड़े पहनते हैं, जहाँ गर्म पड़ता है वहाँ पे लोग लूज़ कपड़े पहनते हैं। तो क्या हुआ? ये अडेप्ट कर लिया गया है एक दूसरे के साथ, वो लोग एक इकोसिस्टम में अपने आप को अडेप्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो एडेप्टेशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं इसको? इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। अब इकोसिस्टम का टाइप्स के बारे में बात करें तो मेनली इकोसिस्टम का 2 टाइप होता है, एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक, ठीक है। एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम लोग बायोम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। बायोम क्या होता है? बायोम बहुत बड़ा लार्ज जोग्राफिकल एरियाज़ को, बहुत बड़ा बड़ा एरिया को जो प्लांट और एनिमल कम्युनिटी को मिला के बना हुआ होता है उसको हम लोग बायोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। अब अगर हम लोग बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में 2 तरह का होता है, एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मरीन इकोसिस्टम। मरीन यानी कि खारा पानी वाला, और फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी वाला, मतलब अच्छे पानी वाला। तो मरीन इकोसिस्टम में आपका ओशियंस आ जाएगा, स्टैचुरीज आ जाएगा, कोरल रीफ्स आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में ये बताओ कि स्टैचुरीज क्या होता है। तो मरीन इकोसिस्टम में जैसे मैंने बताया आपको, ओशियन आ जाएगा, स्टैचुरीज आ जाएगा और कोरल रीफ्स आ जाएगा। फ्रेश वाटर में क्या आ जाएगा? पॉन्ड्स आ जाएगा, ठीक है, रिवर्स आ जाएगा, स्ट्रीम्स आ जाएगा, ठीक है, मार्शेस आ जाएगा और बॉक्स आ जाएगा। और वहीं अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल बोले तो आपका फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है और टुंड्रा बायोम है। इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे आने वाले वीडियो के थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब हम लोग पहले बात कर लें स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। तो इसको जानने के लिए ये आप डायग्राम देखो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ सन जो है, सन भगवान क्या कर रहे हैं? सोलर एनर्जी दे रहे हैं वहाँ से। अब यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या कर रहा है? इसको खाना बना रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं इसको ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स ये खाना बना रहे हैं।
खाना बनाने के बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स जैसे कि जिराफ हो गया, डियर हो गया, जो इसको खाना खा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स यानी कि जैसे लायंस हो गया, हयानाज हो गया, ये सब क्या कर रहा है, इसको खा रहा है। सॉरी, लायंस, टाइगर्स, ये सब क्या कर रहा है, डियर को या फिर आपका जो जिराफ है उसको खा रहा है, ठीक है। उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर यानी कि टॉप कार्निवोर जैसे कि हयानाज क्या करता है, लायन को भी खा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से टॉप कंज्यूमर। अब ये सब जब मरते हैं, यानी कि जब ये मर गया या फिर जब ये मर गया या फिर जब ये मर गया, इसको तो खाने वाला कोई नहीं है, तो जब ये मर गया तो यहाँ पे डेड रिमेन्स जो बचा, इसको ख़त्म करेगा डिकम्पोजर्स, ठीक है। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसको, जैसे कि यहाँ तक कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, बड़े बड़े जो जानवर होते हैं जैसे कि आपका चील हो गया, ईगल हो गया, ठीक है, वो भी क्या करता है, एक डिकम्पोजर का तरीके से काम करता है और ये इसको डेड रिमेन्स को ख़त्म करता है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स जो खाना बना रहा है, इसके लिए कहाँ से इसको चीज़ चाहिए, सॉयल से ये न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, ठीक है, सॉयल से ये न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। तो इस प्रकार से ये ग्रीन जो प्लांट है ये अपना खाना बना रहा है। तो ये जो है सारा एक सिस्टम में काम कर रहा है, ठीक है, ये सारा एक सिस्टम में काम करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं, किसी भी एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर इसी प्रकार का बनता है और सारा एक अपना अपना फंक्शन कर रहा है, इसलिए ये इकोसिस्टम का फंक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर में आपका एबायोटिक फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, आप खुद ही दिमाग लगाओ, कोई बड़ा बात तो है नहीं, जैसे रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। बायोटिक में इंसान हो गया, कंज्यूमर्स हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी और डिकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स में आपका ग्रीन प्लांट्स हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर में ऐसे बताया डियर, गोट्स, जिराफ, ये सब हो गया। कार्निवोर्स में अपना टाइगर, स्नेक, लायन, ये सब हो गया। डिकम्पोजर्स में जो डेड रिमेन्स को खाता है जैसे कि स्कैवेंजर्स लाइक क्रोज, वल्चर्स, ठीक है, ईगल, ये सब हो गया। ओके, तो ये था पूरा एक तरीके से आपका एक इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन बनता है। अब एक होता है एनर्जी फ्लो, ठीक है, और एक होता है फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है, देखो फूड चेन में जैसे हम आपको बताएं कि नॉर्मल जो खाना होता है, जैसे कि ये अपना प्लांट है, प्लांट को खा रहा है काव, लेट्स से काव या फिर गोट ले लो, आजकल काव का बड़ा चल रहा है, तो गोट हो गया। अब गोट को खाएगा लायन, ठीक है, लायन को खाएगा हयानाज, ठीक है, हयानाज को खाएगा डिकम्पोजर्स मार के बन जाएगा सॉइल में और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेगा अपना प्लांट्स। तो ये एक साइकिल बन गया, इसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो, ठीक है, सॉरी, इसको बोलते हैं फूड चेन। ओके, तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, यानी कि एक खाना खाएगा, फिर उसको कोई दूसरा खाएगा, फिर उसको दूसरा कोई खाएगा, फिर उसको कोई दूसरा खाएगा, इस प्रकार से ये जो बन जाता है इसको बोलते हैं हम लोग फूड चेन। अब फ्लो ऑफ एनर्जी का बात करें, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं 1000 हमारे पास है, ठीक है, 1000 का खाना बनाया गया प्लांट्स के द्वारा, फिर से 1000 हमारे पास है, 1000 का खाना बनाया गया प्लांट्स के द्वारा, प्लांट्स को खाया गोट के पास आ गया 100, ठीक है, इसको खाया लायंस, इसके पास आ गया 10, इसको खाया मान लेते हैं कि ये मर गया, इसको कोई नहीं खाया तो डिकम्पोजर्स खाया इसको, ठीक है, उसके पास आया 1। तो ये जो पूरा एनर्जी का फ्लो है, जूल ले लेते हैं, ये जो पूरा एनर्जी का फ्लो है ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जो है एनर्जी घटते जा रहा है और एक तरह से फूड चेन में ये जो है लोग इसको खाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्लो ऑफ एनर्जी। अब एक बात याद रखने वाली बात है, यहाँ पर देखो आप हर जगह हम 10% घटाए हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ इसको बोलते हैं लॉ ऑफ 10%। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी है ना वो हर बार एक लेयर से दूसरे लेयर पर जब जाता है तो उसका एनर्जी जो है वो 10% घट जाता है, ठीक है, 10% घट जाता है। ओके, तो ये था अपना कहानी। अब एक तो ये था फूड चेन, ये तो सिंपल था। अब दूसरा होता है एक फूड वेब। अब फूड वेब में क्या होता है, तो फूड वेब में देखो मान लेते हैं एक माउस है, माउस क्या कर रहा है, माउस जो है वो मान लेते हैं कि वो गेहूँ खा रहा है। ओके, वो गेहूँ खा रहा है, माउस गेहूँ खाने के बाद उसको कोई खाएगा तो मान लेते हैं कि स्नेक खाएगा, ठीक है। अब स्नेक सिर्फ माउस को थोड़ी खाएगा, और भी बहुत कुछ को खाता है, जैसे कि फ्रॉग को खाता है, ठीक है। अब स्नेक को कौन खाता है, वो जो अपना कौन खाता है स्नेक को, जो भी है एक नाम नहीं याद आ रहा है उसका, वो जो है स्नेक को खाता है, नेवला, हाँ नेवला उसको बोलते हैं हिंदी में, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नेवला क्या करेगा, स्नेक को खाएगा। अब नेवला को भी कोई खाएगा, लेकिन नेवला सिर्फ स्नेक को नहीं और भी लोगों को खाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, एक ही को नहीं बल्कि अलग अलग को, जैसे कि स्नेक जो है फ्रॉग को खा रहा है, यहाँ पर ये अपना फ्रॉग को खा रहा है, ये अपना माउस को खा रहा है स्नेक फिर किसी और चीज़ को भी खाता होगा, ठीक है, और भी किसी चीज़ को खाता होगा। तो इस प्रकार का एक वेब
बन जाता है, ठीक है। ये साइकिल नहीं है, देखो एक वेव है, अलग अलग जो है ब्रांचेस बन रहा है। तो इस प्रकार का जो वेव बनता है इसको बोलते हैं हम लोग फूड वेव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फूड वेव। अब दो तरह का वेव बनता है, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, और दूसरा होता है डेट्रिटस फूड चेन। तो डेट्रिटस वाला क्या होता है, पहले हम लोग ग्रेजिंग वाला जान लेते हैं। तो ग्रेजिंग वाला क्या होता है, जितना एग्जाम्पल दिया सारा ग्रेजिंग का था, क्योंकि सबसे पहले जो जानवर है वो क्या कर रहा था, वो घास खा रहा था या फिर वो जो है प्लांट खा रहा था, तो वो ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा होता है डिट्रिटस फूड चेन। डिट्रिटस फूड चेन में क्या होता है, डिट्रिटस फूड चेन में ऑटोट्रॉप्स जो है वो एनर्जी कैप्चर करता है ग्रेजिंग एनिमल से, और वो टूटते जाता है और वो ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाता है, ठीक है। और जो डेड मैटर्स है वो इस ग्रेजिंग फूड चेन से फिर डिराइव होता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली इसमें काम करता है, ठीक है। सबसे पहले डेट्रिटस फूड चेन क्या करेगा, वो ग्रेजिंग फूड चेन्स ग्रेजिंग एनिमल्स जो घास खाता है एनिमल्स, वो मर गया तो उसको वो खाएगा, ठीक है। उसके बाद डेड जो खाने वाला है जानवर वो मर जाएगा, उसका वो जो है डेड रिमेन्स कोई और आके खाएगा, फिर वो मर जाएगा, फिर उसका डेड रिमेन्स कोई और आके खाएगा। तो इस प्रकार का जो चेन बनता है इसको बोलते हैं हम लोग डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। अब याद करो, हम लोग चैप्टर के स्टार्ट में ही बात किए थे कि टेरेस्ट्रियल जो अपना इकोसिस्टम होता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है उसमें बायोम्स होता है। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बायोम के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ बायोम अगर बात करें, ये देखो आप टाइप्स ऑफ बायोम, सबसे पहले फॉरेस्ट का बात करें तो फॉरेस्ट में तीन तरह का मेनली सब टाइप्स है। पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दूसरा है टेम्परेट और तीसरा है बोरियल, ठीक है। तो अब जो ट्रॉपिकल है वो 10 डिग्री नॉर्थ साउथ में मिलता है, आप एक मैप ले लो तब अच्छा रहेगा, 10 डिग्री नॉर्थ साउथ में मिलता है। और टेम्परेट जो है वो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट एशिया में मिलेगा। फिर आपका जो बोरियल है वो मेनली यूरेशिया यानी कि जो आपका ईस्टर्न यूरोप हो गया, और जो आपका वेस्टर्न अफ्रीका एशिया हो गया वो हो गया यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, ठीक है। ट्रॉपिकल का जो टेम्परेचर है वो मेनली 20 से 25 डिग्री तक रहेगा। टेम्परेट का जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री रहेगा। और बोरियल का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रहता है, और कोल्ड ड्राई विंटर रहता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है। जैसे पता है प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है मेनली स्नोफॉल्स में, ठीक है। सॉइल का अगर बात करें तो ट्रॉपिकल में एसिडिक सॉइल मिलेगा, टेम्परेट में आपको फर्टाइल सॉइल मिलेगा, और बोरियल में आपको एसिडिक सॉइल मिलेगा, ठीक है। बस ये एक काम करो ना आप कि इसको आप बस देख लो, ठीक है, इसको आप बस देख लो, ये इतना कुछ है नहीं। अगर होगा ऐसा कुछ तो आप कमेंट करना, मैं आपको इसको समझा दूंगा एक अलग वीडियो बना करके। चूँकि ये वीडियो इसका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरे हिसाब से लग नहीं रहा है इस चैप्टर के अनुसार, तो इसमें बस आप देख लो, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो, कुछ इसमें समझाने लायक भी है नहीं, ठीक है। तो आप इसको देखो मैप के साथ, एटलस के साथ, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड आई होप अगर कुछ पूछना हो तो आप इसको कमेंट करना, मैं आपको देखता हूँ, बता दूंगा, ठीक है। सो इसमें बस इतना ही। अब हम लोग बात करते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में। देखो, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, नाम को तोड़ो और समझो, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, ठीक है। इसका मतलब बायोलॉजी भी होगा उसमें, जियोग्राफी भी होगा उसमें, और केमिकल भी होगा उसमें, और एक साइकिल बन रहा है। तो इन तीनों चीज़ों का मिला करके एक साइकिल बनेगा, ठीक है। अब देखो, सन जो है वो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग को पता है। तो इस प्रकार से क्या होता है ना, इस तरह से एक लाइफ प्रोसेस शुरू हो जाता है बायोस्फीयर में फोटोसिंथेसिस की तरह, क्योंकि प्लांट ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्लांट से ही हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर टोटल जो सोलर इंसोलेशन है वो बहुत कम हम लोग के पास पहुंचता है, 0.1%। तो इस प्रकार से जो एक सिस्टम बनता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, इस प्रकार से जो सिस्टम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स, ठीक है। अब बायो में जैसे हम बताएं कि ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है। जियो में आपका रॉक, सॉइल, एयर, वाटर ये सब मिलता है। तो ऑर्गेनिज्म, रॉक्स, वाटर, सॉइल ये सब को मिला करके एक जो साइकिल बनता है इसको बोलते हैं हम लोग बायो जियो केमिकल साइकिल। दो तरह का होता है मेनली, गैसियस और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में जो मेन रिजर्वियर है न्यूट्रिएंट्स का वो एटमॉस्फेयर और ओशियन में रहेगा, और सेडिमेंट्री साइकिल में जो है वो क्रस्ट में आ जाएगा, अर्थ का क्रस्ट में, यानी कि ज़मीन पर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल के बारे में शायद आपको पता ही होगा, वाटर साइकिल के बारे में कि क्या होता है। मेनली जो अपना
मेनली जो अपना प्लांट है वो रेस्पिरेशन के ट्रांसपिरेशन के थ्रू, इंसान जो है अपना रेस्पिरेशन के थ्रू, पानी गर्म होता है तो वो ऊपर पहुंचता है, क्लाउड्स बनता है, क्लाउड्स बनने के बाद वो दूर ट्रैवल करता है, फिर वहाँ पर बारिश बरसाता है एंड फिर वो ग्राउंड वाटर से यहाँ पहुँच जाता है। तो इस प्रकार का जो साइकिल बनता है इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल पढ़ाने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि चैप्टर 13 में पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कार्बन साइकिल के बारे में बात करते हैं। कार्बन साइकिल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कार्बन जो है वो वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स है जिसके कारण कि हम लोग जिंदा हैं। ठीक है, आज धरती पर हैं, पता नहीं कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। ओके, तो जो बायोस्फीयर है वो करीबन 500,000 कार्बन कंपाउंड्स जो है वो उसको कैरी करता है। ठीक है, कार्बन साइकिल मेन क्या है, मेनली कार्बन साइकिल क्या है, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दो, वही एक तरह से कार्बन साइकिल। तो ये होता कैसे है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन जो है प्लांट, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो लेता है और ऑक्सीजन जो है वो थ्रू मतलब छोड़ देता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो कन्वर्जन है, इसके ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कन्वर्ट किया जाता है और इसमें बनता है कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, जो कि अलग अलग तरह का कंपाउंड जैसे कि सक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब में चेंजेस हो सकते हैं, मतलब ये सब तरह का चीज़ें बन सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्लांट खुद ही अपने पास रख लेता है अपना एनर्जी के लिए। इस प्रोसेस में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जनरेट होता है और रिलीज़ होता है थ्रू इट्स लीव्स और रूट्स ड्यूरिंग द डे। ठीक है, इस प्रोसेस के दरमियान ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन होता है और लीव्स के थ्रू वो रिलीज़ कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स बचा था जो कि प्लांट उसको यूज़ नहीं किया, वो क्या करेगा, प्लांट का टिश्यू के तौर पे वो बन जाएगा उसका पार्ट। प्लांट टिश्यू जो है वो कोई हर्बीवोर्स खाएगा, जैसे कि जिराफ या फिर गोट खाएगा उसको आकर के, या फिर वो डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि वो खुद ही मर जाएगा और उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आकर के खा जाएगा। जो हर्बीवोर्स है वो क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स खाया था उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बना देगा और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देगा और वो हवा के थ्रू, मतलब जब सांस लेता है तो जब छोड़ता है तो उसके थ्रू वो एटमॉस्फेयर में भेज देगा। ठीक है, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करता है, एनिमल्स जब मर जाते हैं, यानी कि जो अपना डियर, इस सिचुएशन में जो डियर था वो मर गया बेचारा, तो मरने के बाद उसको डिकम्पोजर्स क्या करेगा, उसको तोड़ तोड़ के खाएगा। ठीक है, खाने के थ्रू वो जो है रिमेनिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको वो जो है डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनेगा और फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वो डिकम्पोज हो जाएगा और फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और वो एटमॉस्फेयर में फिर से पहुंच जाएगा। चलो इस बार हम लोग डायग्राम से देखते हैं। देखो प्लांट से क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले प्लांट का रेस्पिरेशन के थ्रू यहाँ पर एटमॉस्फेयर में CO2 भेज दिया गया, CO2 भेज दिया गया। अब एनिमल्स जो है वो एनिमल्स भी रेस्पिरेट, जैसे हम लोग पता ही है, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एटमॉस्फेयर में भेज दिया। एनिमल्स जब मरा, जब हम और आप मर जाएंगे तो हम लोग का मरने के बाद डेड रिमेन्स जो डिकम्पोजर्स है वो आकर के खाएगा। वो खाने के बाद फिर वो भी क्या करेगा, अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको छोड़ देगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स क्या कर रहा है, प्लांट्स जो है वो यहाँ से एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है एटमॉस्फेयर से और ये रूट का रेस्पिरेशन के थ्रू ये जो है इसको छोड़ दे रहा है और यहाँ पर डिकम्पोजर्स भी अपना काम करता है और फिर इसको चेंज कर देता है अपना एटमॉस्फेयर में। ठीक है, फिर डिकम्पोजर्स जो ये क्या करता है, डिकम्पोजर्स सॉइल का जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, यानी कि जो अपना सॉइल है, जो अपना मृदा है, जिसको बोलते हैं मिट्टी, वो मिट्टी भी क्या करता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन साइकिल बन जाता है। अब हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। तो कार्बन के साथ साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी जो है फोटोसिंथेसिस का मेन बाय प्रोडक्ट है। ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है और इससे एनर्जी रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का जो साइकिलिंग होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऑक्सीजन जो है अलग अलग केमिकल फॉर्म्स में होता है और अलग अलग कॉम्बिनेशन में होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, इस प्रकार से। उसके बाद ये नाइट्रोजन के साथ रहता है, नाइट्रेट के साथ रहता है और अलग अलग मिनरल्स और एलिमेंट के साथ रहता है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, अल्मोनियम बॉक्साइट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अलग अलग तरीके से रहता है। जो ज़्यादातर ऑक्सीजन है वो वाटर का डिकम्पोजिशन के कारण, जो सनलाइट है उससे
फोटोसिंथेसिस से, और जो हम लोग अपना रिस्पिरेशन लेते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, तो इसमें भी ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से ये एक तरह का साइकिल चलता है। ऑक्सीजन साइकिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये अलग अलग फॉर्मेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग का कार्बन साइकिल हो गया। अब हम लोग ऑक्सीजन साइकिल भी जान लिया। अब हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? तो नाइट्रोजन साइकिल जो है वो एटमॉस्फेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। वहाँ पे एटमॉस्फेयर में ये काफ़ी रहता है, और ये कुछ 78%, जैसे हम लोग को पता है बचपन से ही, नाइट्रोजन रहता है। 21% जो है वो ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 78% एटमॉस्फेयर में सिर्फ नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। ठीक है, और ये अलग अलग कंपाउंड में मिलता है, जैसे कि अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन्स, पिगमेंट्स, और ये सब में मिलता है। ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि सॉइल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ये क्या करता है, ये डायरेक्ट इसको गैसियस फॉर्म में इसको यूज़ कर लेता है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन को जब फिक्स कर जाता है तो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन उसको बोलते हैं, तब नॉर्मली इसको यूज़ किया जाता है। 99% ऑफ फिक्स नाइट्रोजन इज़ बायोलॉजिकल, मतलब भगवान के द्वारा जो बायोलॉजी बनाया गया है, जो भगवान के द्वारा जीव बनाया गया है, वही मेनली नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। अब मेनली जो फ्री नाइट्रोजन हम लोग को कहाँ मिलता है? प्रिंसिपल ऑफ फ्री नाइट्रोजन इज सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ज़मीन के अंदर जो हमारा मृदा है, जो हमारा सॉइल है, वो मेनली अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कारण, जो उसका प्लांट का रूट है उसके कारण जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूज़ करता है। ठीक है, और वहाँ पर वो उसको वहाँ पर जो है उसको वो बनाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन जो है वो लाइटनिंग से भी आता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पहले से ही था वहाँ पर लाइटनिंग होता है, और कॉस्मिक रेडिएशन से भी इसको फिक्स किया जा सकता है। ओशियन में तो काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो ग्रीन प्लांट्स जो उसको यूज़ करते हैं ना, वो जब नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर्म में मिल जाता है उसको, जब उसको फिक्स किया जाता है उसके बाद ग्रीन प्लांट्स को यूज़ करते हैं। हार्बीवोर प्लांट जो घास खाते हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं। डेड प्लांट्स जो है उसको नाइट्रोजन वेस्ट से उसको निकाल करके, नाइट्रेट से निकाल करके फिर उसको सॉइल में पहुँचा देते हैं। फिर सॉइल जो है उसको क्या करता है, सम बैक्टीरियाज जो उसको नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स बनाता है, और फिर अगेन जो ग्रीन प्लांट्स है उसको यूज़ करता है, और फिर इसको डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू उसको फिर से एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। आप इस डायग्राम पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन किया गया। कैसे किया गया? सॉइल के थ्रू, जैसे हम बताए। उसके बाद नाइट्रेट्स कंपाउंड में इसको बनाया गया बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जैसे सॉइल वाला था। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इंडस्ट्री से ये फिक्स किया गया। फिर नाइट्रोजन कंपाउंड को डीनाइट्रीफाई करके फिर से इसको एटमॉस्फेयर में भेज दिया गया। तो ये था अपना पूरी प्रोसेस। ओके, नाइट्रोजन साइकिल भी खत्म। अब अदर मिनरल साइकिल्स, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया, इसी प्रकार से अलग अलग मिनरल्स का भी होता है, जैसे कि कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस का। ठीक है, मिनरल सॉल्ट्स का भी होता है। अदर सॉल्ट्स जो है वो सी में पहुंच जाते हैं, अर्थ का सरफेस में पहुंच जाते हैं सेडिमेंट्स के थ्रू, और ये वेदरिंग से टूट के ये फिर अगेन एक साइकिल में बनाते हैं, और ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। इस प्रकार से हम लोगों के जो एटमॉस्फेयर में उसमें काफ़ी सारा साइकिल्स देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक टॉपिक है इसमें इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में अगर बात करें तो ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। जैसे कि देखो, जितना अगर मान लेते हैं, जैसे हम लोग अभी फूड वेब पढ़े, फूड चेन पढ़े, ठीक है, फूड चेन का बात करते हैं। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं। ठीक है, उसी प्रकार अगर प्लांट रहेगा और अगर हम लोग नहीं रहेंगे, और अगर मान लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो नहीं रहेगा, तो क्या होगा? प्लांट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यही जो बैलेंस है, यानी कि इक्वल अमाउंट में प्लांट्स रहना चाहिए, उसी अमाउंट में रहना चाहिए जिसमें वो रह सके, और उतना ही अमाउंट का डियर रहना चाहिए जो उसको खा सके, उतना ही अमाउंट का लायन रहना चाहिए जो डियर को खा सके, और उतना ही अमाउंट का इंसान रहना चाहिए जो कि अलग अलग चीज़ों को खा सकें। ठीक है, तो इस प्रकार का जो बैलेंस बनता है इसको हम लोग मेनली बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस में सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, अलग अलग फिजिकल एबायोटिक फैक्टर, जैसे कि जो लैंड है, जो एटमॉस्फेयर है, अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा, जो कि चल रहा है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या होगा? हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। इसी प्रकार का जो बैलेंस होता है ना, यही बैलेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और इसी बैलेंस को हम लोग मेनली बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, अब इसमें बड़ा बात क्या है, ये जो चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कभी कभी देखोगे प्लांट नहीं है, बहुत कम प्लांट है, या फिर प्लांट एकदम कम हो गया है, लायंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चेंजेस होते हैं, लेकिन ये
ओनली थ्रू नेचुरल सक्सेशन होता है, यानी कि इसमें इंसान का हाथ नहीं होता है। जैसे कि मान लेते हैं बहुत ज़्यादा अगर डियर हो गया है और प्लांट और अगर लायन 2 है, ठीक है, तो क्या करेगा, लायन सब डियर को खाना शुरू कर देगा, लायन का आबादी बढ़ने लगेगा, डियर का आबादी घटने लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें इंसान का तो कुछ नहीं था, ये क्या हो रहा है, नेचुरल सक्सेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, भगवान इसको कर रहे हैं, यानी कि जो सिस्टम है उसमें ये हो रहा है, ठीक है। ये भी एक तरह का स्टेबल बैलेंस ही है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर जो इकोसिस्टम है ना, इसमें कुछ भी अनस्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि ये नेचुरल सक्सेशन के थ्रू हो रहा है, ये भगवान के द्वारा हो रहा है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो है, चूंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग जो कंपटीशन था यहाँ पर, इस एग्जाम्पल में जो डियर बहुत सारा था यहाँ पर और लायन बहुत कम था, तो इस सिस्टम में जो कंपटीशन लायन का नहीं था, एकदम नहीं था, तो इसलिए वो क्या किया, आराम से जो है डियर को खाना शुरू कर दिया, ठीक है, इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है वो बैलेंस जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। और ये जो बैलेंस है, कभी कभी ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है, जो स्पीसीज़ है, वो कितना अपने अपने जो फूड्स हैं वो किस पे रहे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बताएं कि अगर प्लांट बहुत सारा रहेगा, अगर प्लांट्स और डियर एक रहेगा तो वो आराम से खाएगा, फिर डियर का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्लांट का पॉपुलेशन घटना शुरू हो जाएगा, इसी प्रकार से। या फिर डियर जो है घास को भी खाएगा, अलग अलग प्लांट को भी खाएगा, तो इस प्रकार से वो जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी कि प्लांट डियर पे, डियर प्लांट पे, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का बात करें हम लोग, ठीक है, तो अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का बात करें तो उसमें क्या होता है ना कि एक बड़े सा एरिया में आग लगा दिया जाता है। आग लगा दिया जाएगा तो उसमें सारा जितना भी प्लांट्स है, जितना भी एनिमल्स है, जितना भी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ तक सब मर जाएगा। मर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, 10-20 साल के बाद पानी वानी पड़ेगा, वहाँ पे प्लांट वगैरह होगा और फिर अलग अलग स्पीसीज़ वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं नेचुरल सक्सेशन, ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं नेचुरल सक्सेशन। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि यहाँ एक एरिया था, वहाँ पे वॉल्केनो आया, पूरा एरिया में लावा भर गया, सब चीज़ वहाँ मर गया। फिर से कुछ साल के बाद, 10-20 साल के बाद, 30 साल के बाद वहाँ पे पानी पड़ना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे प्लांट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, प्लांट्स आना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे अलग अलग स्पीसीज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या सक्सीड कर गया, यानी कि ये चेंज कर गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग सक्सेशन, ठीक है, नेचुरल सक्सेशन, या इसको सक्सेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक मेरे पास एक आपके लिए सजेशन है, आप लोग देखना कि ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में ना, एक 2-3 साल 4 साल पहले एक बहुत बड़ा आग लगा था ऑस्ट्रेलिया का जो फॉरेस्ट है उसमें। तो आप लोग एक काम करना, गूगल पे, यूट्यूब पे जाओ या गूगल पे जाओ और पता करो कि ऑस्ट्रेलिया का जो आग था, ग्रेट फायर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद सक्सेशन कैसा हुआ वो देखना, बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री है वो। अब इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब किया जा सकता है, कैसे, इंसान के थ्रू। हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग तो बहुत बड़े आदमी सब हैं, है ना। तो हम लोग के कारण जो है, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण जो है बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग पेड़ जो है काटे जा रहे हैं। चूँकि पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ जो है वो बेसिक है, पेड़ से ही मतलब प्लांट से ही डियर आता है, डियर से ही लायन आता है। इस प्रकार से अगर यही ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पूरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। और एक बात और, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है प्लांट्स और एनिमल कम्युनिटी में, ठीक है, विद इन देयर पर्टिकुलर हैबिटेट। और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन अ पर्टिकुलर एरिया कैन बी एम्प्लॉयड एज एन इंडिकेटर ऑफ हैबिटेट फैक्टर। और जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ होगा उतना बेहतर वहाँ का हैबिटेट होगा, वहाँ का इकोलॉजी होगा। फॉर एग्जांपल रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि वहाँ का जो इकोलॉजी है वो बहुत बेहतर है। डेजर्ट में एकदम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ख़राब कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये था चैप्टर, एंड आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो एंड मज़ा आया हो सुन के। मुझे मज़ा आया पढ़ा के। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड थैंक यू।